ठंडी ठंडी। तो देखो पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है कि पाइपलाइनिंग टेक्निक है जिससे हम कोई भी सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस है उसमें कोई सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस अगर है तो उसको हम डिकम्पोज करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को, मतलब इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। जैसे ये हो गया सेगमेंट 1, ये हो गया सेगमेंट 2, ये हो गया सेगमेंट 3, ठीक है। सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं प्रोसेस को, और इसको, इन सेगमेंट्स को हम कॉन्करेंटली रन करते हैं। कॉन्करेंटली रन करने का मतलब है कि हमने एक प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड किया और इन सेगमेंट्स को हम कॉन्करेंटली रन करते हैं। अब देखो ये थ्रेडिंग से अलग है। थ्रेडिंग से अलग कैसे है कि थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है P1, ठीक है। और इस प्रोसेस P1 को हम थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं, और इन थ्रेड्स को हम एक साथ रन करते हैं, ठीक है। मतलब इन थ्रेड्स को भी हम एक साथ रन करते हैं कॉन्करेंटली, इस प्रोसेस के इस थ्रेड्स को। लेकिन सेगमेंट्स में क्या होता है कि हम कॉन्करेंटली रन तो करते हैं, लेकिन वो एक ही टास्क का नहीं होता। मतलब वो जो सेगमेंट्स होते हैं जो कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं, वो एक ही टास्क के नहीं होते, वो अलग अलग टास्क के होते हैं। कैसे अलग अलग टास्क के होते हैं वो मैं भी आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहले बस ये समझना है कि पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम एक प्रोसेस को डिकम्पोज करते हैं छोटे छोटे सब प्रोसेस में, ठीक है। और उनको एक साथ रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। बस ये समझ लेना कि थ्रेडिंग से अलग होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है, ये कि मेरे को ए आई को बी आई में मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है सी आई से, ठीक है। अब देखो इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जा रही है, ठीक है। तो ये मेरा एक टास्क हुआ। मतलब अगर A1 प्लस इंटू B1 प्लस C1, ये मेरा एक टास्क हुआ। A2 इंटू B2 प्लस C2, ये मेरा दूसरा टास्क हुआ। ऐसे ही लेके 7 तक। तो A7 इंटू B7 प्लस C7, ये मेरे 7 अलग अलग टास्क हुए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेस तो इसका मतलब 7 सेगमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ अभी कि इसमें देखो, इसमें टास्क तो मेरे पास 7 हुए टोटल, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तो एक ही हो रहा है ना। प्रोसेस क्या हो रहा है कि ए आई को लो, मल्टीप्लाई करो बी आई से, और रिजल्ट को ऐड करो सी आई में। ये मेरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये मेरे अलग अलग टास्क हैं, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए ना कि थ्रेडिंग से अलग क्यों है ये, कि उसमें तो हम प्रोसेस को ही मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते थे और उसको एक साथ रन करते थे। वो थ्रेडिंग अलग होती थी, ठीक है। इसमें हम अलग अलग मतलब इसमें बहुत सारे टास्क हैं, और इन टास्क को हम सब मतलब जब हम डिवाइड करेंगे और एक साथ सेगमेंट्स को रन करेंगे, तो उसमें अलग अलग टास्क के पार्ट्स एक साथ रन हो रहे होंगे। कैसे, मैं भी आगे और अच्छे से बताऊंगा, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो ये इसमें हमने टाइम क्या कंज्यूमिंग नहीं होता ज्यादा? नहीं होता। ये आसान, ये ज्यादा बल्कि टाइम नहीं बहुत लेता ज्यादा ये? अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या किया है, पहले देखो, अगर मेरे को इस प्रोसेस को करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, AI को मैंने R1 रजिस्टर में ले लिया, BI को R2 रजिस्टर में ले लिया, और मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लायर के थ्रू, और रिजल्ट को R3 रजिस्टर में लूंगा, ठीक है। फिर इसके जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तब मेरे को CI की जरूरत पड़ेगी। जब मैं इसको कर लूंगा तभी तो मेरे को CI की जरूरत पड़ेगी। तो CI को मैंने R4 में ले लिया, R4 रजिस्टर में, और फिर जो R3 और R4 में था उसको मैंने एडर की हेल्प से ऐड कर दिया, और फिर रिजल्ट को R5 में कर दिया स्टोर, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। देखो 3 सेगमेंट कौन से हैं। पहला सेगमेंट तो हो गया जब मैं वैल्यू को फेच कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब AI और BI को मैंने R1 और R2 में डाला है, ये मेरा पहला सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट क्या है कि मल्टीप्लाई करके मैंने उनको R3 में डाला। मतलब R1 और R2 में जो भी था वो मैंने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लायर के थ्रू, और मैंने R3 में डाल दिया। और इसके साथ ही CI की वैल्यू भी मैंने R4 में ले ली। ये मेरा दूसरा सेगमेंट हुआ, ठीक है। ये मेरा दूसरा सेगमेंट हुआ। और तीसरा सेगमेंट क्या है, लास्ट वाला, कि मेरे को इसको और इसको ऐड करना है। तो इसको और इसको ऐड करके मैंने R5 में डाल दिया। ये मेरा तीसरा सेगमेंट हो गया। सेगमेंट समझ में आया कि 3 सेगमेंट कैसे हुए। मैंने AI और BI की वैल्यू ली और रजिस्टर में डाल दी, ये मेरा पहला सेगमेंट हुआ। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके रजिस्टर में डाला, और CI की वैल्यू मैंने रजिस्टर में डाली, ये मेरा दूसरा सेगमेंट हुआ। और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया
वो मेरा तीसरा हम्म, सेगमेंट हुआ। सेगमेंट समझ में आ गए 3 कैसे हुए? 3 टास्क और है, मतलब टोटल समझ गया मैं अरे, उसमें। हाँ मतलब एक प्रोसेस है, उसको मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अभी अभी मैंने सिर्फ इतना किया हाँ। है, ठीक है? हम्म, ठीक। अब देखो, अब इसमें इसमें होता क्या है, देखो सेगमेंट 1 में क्या था कि ए आई और बी आई की वैल्यू लो और R1 R2 में डाल दो, ठीक है? तो देखो हाँ, पहले हम i इज इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं, ठीक है? तो i इज इक्वल्स टू 1 में क्या हुआ कि A1 और B1 आ गए R1 और R2 में, ठीक है? हम्म, पहले स्टेप में ये हुआ। फिर क्या हुआ दूसरे स्टेप में, ये जो दूसरा स्टेप हमारा कौन सा था कि इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और c की वैल्यू फेच करो R4 में, ठीक है? तो देखो इन दोनों को दूसरे स्टेप में, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है? दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया A1 और B1 को, और C1 को मैंने फेच कर लिया, ठीक हम्म, ठीक है? हम्म, और देखो साथ में मैंने क्या हाँ, किया, साथ में मैंने क्या किया कि A2 और B2 को सेगमेंट 1 में डाल दिया। मतलब जब मैं ये कर रहा हूं तो उसके साथ ही मैंने ये भी A2 और B2 को भी मैंने सेगमेंट 1 में ले लिया। मतलब समझे? समझ गए। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कैसे, कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ जो सर ने भी बताया था। उसमें क्या था कि मान लो कि यहाँ पे गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है? तो एक है जो टायर लगाएगा, एक है जो चेसिस बनाएगा, ठीक है, जो उसका चेसिस बनाएगा। एक है जो टायर बनाएगा, टायर लगाएगा उसमें, और एक है जो पेंट करेगा गाड़ी को, ठीक है? ये करेगा पेंट। तो ये 3 स्टेप में मान लो मैंने ये 3 सेगमेंट्स हुए, ठीक है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि मुझे गाड़ी तैयार करनी है, प्रोसेस है मुझे गाड़ी तैयार करनी है, ठीक है? और उसके 3 सेगमेंट्स क्या बनाए मैंने, एक मेरे को चेसिस चेसिस बनाना है, एक मेरे को टायर लगाना है, और मेरे को पेंट करना है उसको। ये मेरे 3 सेगमेंट्स हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? 3 लोग खड़े हैं हर सेगमेंट पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पहली गाड़ी आएगी, ठीक है? पहली गाड़ी आएगी इस पे, चेसिस वाले पार्ट पे। ये चेसिस वाला बंदा चेसिस करेगा, चेसिस बनाएगा, ठीक है? अब देखो जब पहली गाड़ी होगी, जब ये चेसिस पे काम कर रहा होगा, तब ये दोनों खाली होंगे पहली गाड़ी के टाइम पे। ये खाली होंगे ना, क्योंकि पहली गाड़ी तो सबसे पहले यहीं पे आएगी, तो ये दोनों खाली होंगे, ठीक है? इसने चेसिस बनाया और आगे दे दी टायर वाले को। तो देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, चेसिस जो पहले चेसिस बना रहा था वो वाली गाड़ी अब यहाँ आ गई, और इसके पास अब दूसरा चेसिस आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, समझ गए। और समझ गए। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो यहाँ पे था वो अब यहाँ पे पेंट होने को आ जाएगी। ये वाली जो यहाँ पे थी दूसरा चेसिस जो था वो यहाँ पे टायर लगने को आ जाएगा, और इस वाले के पास तीसरा चेसिस आ जाएगा नया। समझ रहे हो? अब देखो, समझ गया। मतलब अब देखो इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है क्या 3 में आ जाएगी कि और वैसे भी। A1 पहले यहाँ पे है, फिर जब A1 इधर पहुंचा, जब A1 अपने सेकंड सेगमेंट में पहुंचा तो A2 इधर आ गया, ठीक है? अब A1 जब अपने तीसरे सेगमेंट में पहुंचा तो A2 आगे बढ़ गया और A3 नया इधर आ गया, ठीक है? ऐसे ही जब जब ये A1 हो गया तो A1 तो यहाँ से निकल गया, फिर A2 इधर आ गया, और A3 जो यहाँ पे था वो अपने सेकंड सेगमेंट में पहुंच गया, और यहाँ पे A4 नया आ गया। इसी तरह से हमारे पास कितने थे, 1 से लेके 7 तक थे, तो 1 से लेके 7 तक चलेगा ये। और लास्ट में क्या होगा, देखो लास्ट में क्या होगा कि जब A6 बना, यहाँ पे A6 यहाँ आ गया, ठीक है? A6 निकल गया, अब A7 यहाँ पे आया पहले, दूसरे स्टेप में A7 यहाँ आया। अब क्योंकि A8 नहीं है हमारे पास, तो देखो ये यहाँ पे खाली है इसीलिए, ठीक है? लास्ट गाड़ी यहाँ पे आई, और यहाँ पे लास्ट A7 इधर आ गया और ये निकल गया, ठीक है? समझ गए? समझ गए? अब देखो ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में खाली क्यों है, हाँ, समझ ठीक है? गए। तो हम्म, अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने, मेरा प्रोसेस था एक, अब उसी एग्जांपल से, रियल एग्जांपल से रिलेट करते हुए चलना, कि मेरे पास एक प्रोसेस था वो कि AI को मल्टीप्लाई करो BI से और उसको CI में ऐड कर दो, ठीक है? ये मेरा प्रोसेस था। इसको मैंने, अब इसमें इस प्रोसेस के मेरे पास 7 टास्क थे, 1 से लेके 7 तक, ठीक है? तो वही चीज हो रही है कि पहला सेगमेंट क्या था कि AI और BI को फेच करो, तो AI और BI A1 और B1 फेच हो रहा है, ठीक है? ये खाली है, ये खाली है। फिर दूसरे स्टेप में ये जो पहला वाला टास्क था, ये वासु, ये ढूंढ रहे हो क्या? अच्छा, वो नहीं पता।
अब दूसरा टास्क जो था वो मेरा आ गया इस पहले सेगमेंट में, और ये जो पहला वाला टास्क था ये मेरा पहुंच गया दूसरे सेगमेंट में। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई कि ये टेबल कैसे बनी है। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे पास 7 टास्क हैं, अगर मेरे पास 7 टास्क हैं, तो मेरे को कितने मतलब क्लॉक पल्सेस लगेंगे। क्लॉक पल्सेस मतलब कितने स्टेप्स लगेंगे। पहले क्लॉक पल्स में पहला स्टेप हुआ था ये, दूसरे क्लॉक पल्स में ये हुआ था, तो टोटल कितने लगेंगे कैसे पता लगेगा, कोई फॉर्मूला है? आधी लगेंगे। कितने लगेंगे? आधे लगेंगे। n+2 नहीं। देखो पहले तो ये देखो कि देखो पहले तो पहले वाला जो था, पहला वाला जो टास्क था, पहले वाले टास्क को मिलने में कितने स्टेप्स लगे ये बताओ। पहले वाले तीन। टास्क को मिलने में कितने स्टेप्स लगे? 3 लगे। देखो 1 2 3, तीसरे पे जाके मेरे को वो अच्छा फाइनल हाँ रिजल्ट हाँ मिला हाँ है। ठीक है, 3 लगे। ठीक है, और ये 3 इसीलिए लगे क्योंकि मेरे सेगमेंट्स 3 थे। अगर ये सेगमेंट्स 4 होते तो 1 2 3 और 4 लगते। चौथे सेगमेंट पे मेरे को मिलता रिजल्ट अपना। समझ समझ रहे गया हो? समझ गया। ठीक है, तो तो मेरे को पहला जितने स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मेरे को पहला कब मिला कंप्लीट होके? मेरे को पहला मिला जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं उसके बाद। तो मान लो नंबर ऑफ सेगमेंट्स के हैं, तो के सेगमेंट्स के स्टेप्स बाद मेरे को पहला टास्क कंप्लीट होगा मेरा पहला। ठीक है, और जो मेरे बचे हुए टास्क होंगे, वो मेरे को हर स्टेप पे मिलते जाएंगे। क्यों हर स्टेप पे? इसीलिए मिलेंगे क्योंकि जैसे ही A1 अपने सेकंड पे पहुंचा था तो A2 तुरंत अपनी लाइन में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें पहला तो मेरे को उतने बाद मिल गया जितने सेगमेंट्स थे, उतने स्टेप्स बाद मिल गया जितने सेगमेंट्स थे। ठीक है, बाकी जो बचे कितने? 6 बचे। तो बचे 6 मेरे को हर स्टेप पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो k प्लस n-1 बोल सकता हूं क्या मैं? n-1 इसीलिए आया क्योंकि पहला तो मेरे को मिल गया k टाइम पे, और जो बचे हुए 6 थे, मतलब बचे हुए जो n थे, n-1 थे, वो मेरे को हर स्टेप पे मिल रहे हैं, तो मैंने उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया 1 into n-1। समझ में आया? दोबारा बताऊं? नहीं समझ नहीं में। आ गया। अच्छे से आ गया? तो k मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स थे उतने स्टेप्स के बाद मेरे को पहला टास्क मिलेगा A1 B1 C1 वाला। ठीक है, और जो मेरे बाकी बचे हुए जैसे मान लो n स्टेप्स हैं टोटल, n टास्क हैं टोटल, तो मेरे को n-1 टास्क बचे ना, और n-1 टास्क जो है देखो वो मेरे को हर स्टेप के बाद मिल रहे हैं ना, तो हर स्टेप के बाद मिल रहे हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर लूंगा n-1। अगर हर 2 स्टेप पे मिल रहे होते तो मैं 2 into n-1 करता, लेकिन मेरे को हर स्टेप पे मिल रहे हैं तो मैं डायरेक्ट n-1 करूंगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? देखो अब एक चीज देखो कि मान लो कि ये पाइपलाइनिंग में नहीं करता। ठीक है, अगर मैं पाइपलाइनिंग नहीं करता तो उससे क्या होता कि एक बार में एक ही पहले पूरा होता, फिर दूसरा टास्क आता। ठीक है, तो एक टास्क को कंप्लीट होने में लग रहे थे 3 स्टेप्स। ठीक है, तो 7 को कंप्लीट होने में कितने लगते? 21 21 स्टेप्स लगते टोटल। ठीक है, लेकिन मेरे को अभी कितने लगे? 9 9, सिर्फ 9 स्टेप्स लगे। समझ गया पुलकित की कैसे अच्छा है ये? पुलकित तू पूछ रहा था क्योंकि ना ये कि कंप्लीट इसमें होता तो, फिर दूसरा आता। हाँ पुलकित तू पूछ रहा था ना कि इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, देख रहा है टाइम कम लगा बल्कि। है ना? तो मतलब उसमें टाइम ज्यादा क्यों लगता कि पहले मैं 3 कंप्लीट करता, फिर उसके बाद मैं A2 को स्टार्टिंग से शुरू करता, फिर मैं A3 को करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं A1 को कंप्लीट कर ले रहा हूँ तो मेरे को A2 पहले से ही दूसरे स्टेप पे मिल जा रहा है, मेरे को वापस से शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझे? समझ गए पाइपलाइनिंग का क्या फायदा है? हाँ हम्म, तो
देखो अब ये जो था इसमें हमने क्या किया था, इसमें हम क्लॉक पल्स ले रहे थे इसमें, और इधर हम सेगमेंट्स ले रहे थे, ठीक है। मतलब इधर हमने सेगमेंट्स लिए थे और इधर हमने क्लॉक पल्स लिए थे। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं कि इधर हम सेगमेंट्स ले रहे हैं और इधर इधर हम क्लॉक साइकिल्स ले रहे हैं, ठीक है। स्पेस टाइम डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब उसमें क्लॉक साइकिल्स इधर थी पहले वाले में और सेगमेंट्स इधर थे। इसमें सेगमेंट्स इधर है, देखो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, और यहाँ पे क्लॉक साइकिल्स हैं, स्टेप्स, ठीक है, समझ गए। तो T1 पहली क्लॉक साइकिल में T1 कौन से सेगमेंट में होगा, पहले सेगमेंट में। दूसरी क्लॉक साइकिल में हाँ। T1 सेगमेंट 2 में होगा, तो देखो इधर आ गया। और T2 पहले सेगमेंट में आ चुका होगा। फिर अगली क्लॉक साइकिल में T1 इधर पहुंच जाएगा, T2 इधर आ जाएगा और T3 पहले सेगमेंट में आ जाएगा। समझ गए, ये समझ गए ना टेबल कैसे बनी है, ये बना लोगे ना अगर आएगी तो। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये नहीं करना। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये इसमें हम स्पीड अप रेशियो निकालते हैं, ठीक है। पाइपलाइन स्पीड अप रेशियो, स्पीड अप रेशियो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पहले देखो ये चीज देखो कि हमारे पास n टास्क है। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में 7 टास्क लिए थे, तो मेरे पास n टास्क है, ठीक है। अब देखो अगर पाइपलाइनिंग मशीन, अब अगर मेरे पास कन्वेंशनल मशीन हुई, ठीक है। कन्वेंशनल मशीन मतलब जिसमें पाइपलाइनिंग नहीं है, तो वो क्या करेगी, एक बार में एक टास्क करेगी। तो मान लो कि एक टास्क को कंप्लीट करने में tn टाइम लग रहा है, ठीक है। tn टाइम लग रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने में। तो n टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, n इंटू tn लगेगा ना। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट n टास्क, n इंटू tn, ठीक है। पहला तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो अगर मेरे पास पाइपलाइनिंग मशीन है जिसमें k सेगमेंट्स हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, k। तो और एक k सेगमेंट पाइपलाइन विद क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ tp इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट n टास्क। मतलब ये कि एक सेगमेंट को करने में मेरे को लगता है टीपी टाइम, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कि पहले टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। TP समझ देखो पहले ये बताओ कि कितने स्टेप्स के बाद मेरे को पहला अपना कंप्लीट मिल जाएगा। 4 है ना शायद। 4, उसमें मैंने सेगमेंट की वैल्यू 4 ली थी, यहाँ पे सेगमेंट की वैल्यू k है कि k सेगमेंट्स है मेरे पाइपलाइन हाँ, तो के समय लगेगा। के मतलब k स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, k स्टेप्स लगेंगे। और हर स्टेप टीपी टाइम का है, तो कितना टाइम लगेगा, k इंटू टीपी। हाँ, k इंटू टीपी लगेगा ना। हाँ। और ये है पहले टास्क का। बाकी जो टास्क है उनके लिए मेरे को कितने स्टेप्स लगेंगे, बाकी n-1 कर देंगे, n-1 लगेंगे ना। पहले स्टेप मेरे को k में मिला था, पहला स्टेप मेरे को जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उसमें मिल गया था पहला टास्क। और जो बाकी बचे हुए टास्क थे वो मेरे को हर एक स्टेप के बाद मिल रहे थे। तो मैं तो कितने बाकी बचे हुए को कितने स्टेप्स लगेंगे, n-1, जितने बच गए उतने ही स्टेप्स लगेंगे। तो n-1 लगेंगे और हर स्टेप टीपी का है, तो टाइम कितना हो गया, n-1 इंटू टीपी कह सकता हूँ या नहीं। ठीक है। n-1 into TP। और हाँ, अब अगर मैं बिल्कुल। इनको ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, k प्लस n-1 और होल इंटू टीपी, है ना। यस। मतलब मैंने टीपी को कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो स्पीड अप रेशियो क्या होता है, स्पीड अप रेशियो होता है कि कन्वेंशनल मशीन में कितना टाइम लगेगा, टाइम इन कन्वेंशनल मशीन अपॉन टाइम इन पाइपलाइन मशीन, ठीक है। तो देखो कन्वेंशनल मशीन में कितना टाइम लगा था, n इंटू टीएन, तो n इंटू टीएन लिख दिया, डिवाइड बाई पाइपलाइन मशीन में कितना टाइम लगा था, k प्लस n-1 इंटू टीपी, तो ये लिख दिया। समझ गए कि स्पीड अप रेशियो कैसे आया, समझ गए, अच्छे से समझ गए। ठीक है, बस इतना ही था पाइपलाइनिंग में, ठीक है। बस ये याद रखना, ये स्पीड अप रेशियो याद रखना अच्छे से। और ये याद रखना कि पहला स्टेप मेरे को मिलता है जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं उतने स्टेप्स के बाद,
ठीक है, और बाकी बचे हुए मेरे को हर स्टेप पे मिलते रहते हैं, तो n-1 लगेगा उसमें, ठीक है। और अगर कन्वेंशनल ठीक। मशीन होती बिना पाइपलाइनिंग के, तो मेरे को जितने टास्क होंगे, एक टास्क को जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उतना टाइम लगेगा, और बाकी मतलब समझ ही गए हो गया तुम कि मतलब मेरे को एक डायरेक्ट मिनट, मल्टीप्लाई, अगर एक को ये करने में नॉन पाइपलाइन वाला बताना। हाँ मैं बताता हूँ, अगर एक को करने, देखो इसमें क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क tn है, ठीक है, मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने में मेरे को tn टाइम लग रहा है, ठीक है, एक टास्क को कंप्लीट करने ठीक में है। मेरे को tn टाइम लग रहा है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एन टास्क, मतलब तो एन टास्क करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, n इंटू टी एन ही तो लगेगा, n/tn, हाँ ठीक है, तो यही है n इंटू टी एन, समझ गया। हाँ बिल्कुल। ठीक, तो पाइपलाइनिंग खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस ये तुम्हें याद रखने की चीज क्या है कि एक तो ये रेशियो याद रख लेना, कैसे निकाला ये याद रख लो, रेशियो तो खुद ही निकाल लोगे, ठीक है, कैसे निकाला बस याद रखना। ये स्पेस टाइम डायग्राम ये होता है, ये याद रखना, ये याद रखना कि कैसे मतलब ये सेगमेंट और क्लॉक पल्स वाला वो बनता है, ठीक है। बाकी तो बस हो गया, इतना ही था पाइपलाइनिंग में, ठीक है, पाइपलाइनिंग हो गया इतना। खाए। तो अब है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया था उस दिन। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है कि ऑप कोड होता है, मतलब जो स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, ठीक है। एड्रेस फील्ड होता है जो मेमोरी एड्रेस या फिर प्रोसेसर रजिस्टर बताता है कौन सा यूज होना है, ठीक है। और मोड फील्ड होता है जो मोड बताता है, जैसे वो था ना डायरेक्ट एड्रेसिंग या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, या फिर कौन सा किस तरह की एड्रेसिंग करनी है, और भी बहुत तरह की एड्रेसिंग होती है, तो किस तरह की एड्रेसिंग करनी है वो मोड फील्ड बताती है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। नमस्ते पुलकित भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो देखो कि मतलब क्वेश्चन में आए तो ये तीनों लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि तीन मैंने बताए थे कि तीन तरह के सीपी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, मतलब तीन ये सबसे ज्यादा कॉमन है, और भी होते हैं लेकिन ये तीन बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन कौन से? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में जीआरओ बोलते हैं, और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो कि शॉर्ट में एसओ होता है, ठीक है। तो इनके मतलब इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। देखो कि जो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करती है, ठीक है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को क्या मतलब है कि इसमें आप इंस्ट्रक्शन के साथ एक एड्रेस देते हो, ठीक है। देखो एक्स मतलब ऐड के साथ सिर्फ एक एड्रेस दिया है एक्स का, ठीक है। ऐसे ही जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इसमें दो तरह के यूज होते हैं, एक तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन और एक थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये पहला जो है ये तीन एड्रेस है R1 R2 R3, और जो बाकी है ये टू एड्रेस है, ठीक है। R1 R2 R1 R2 और R1X, ठीक है, ये दो एड्रेस हो गए, ये दो एड्रेस का एग्जांपल हो गया, ये थ्री एड्रेस का। तो जीआरओ में दो तरह के होते हैं, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस। सिंगल एक्यूमुलेटर में सिर्फ एक तरह का वन एड्रेस। और ये जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें तुम्हें ऐड के साथ कोई एड्रेस नहीं दिख रहा, पुश के साथ है, लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड है, तो इसके साथ तुम्हें कोई ऑपरेशन कोई एड्रेस नहीं दिख रहा, ठीक है, समझ गए? समझ गए क्या?
गिटार बज रहा है। तो देखो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम पहले बात करेंगे 3 एड्रेस और 2 एड्रेस की, ठीक है। ये 3 एड्रेस और 2 एड्रेस जो होते हैं ये जीआरओ में यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास एक ये है ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो जो ब्रैकेट होते हैं वो वाले सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, ऐड करो। इंस्ट्रक्शन देखो इस तरह से लिखते हैं, अभी हम 3 एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें 3 एड्रेस देने होंगे साथ में, ठीक है। तो R1 मतलब a और b को ऐड करो। देखो m और mb, इसका मतलब है कि जो भी a पे है, जो भी a एड्रेस पे है उसको ऐड करो जो भी b एड्रेस पे है उसके साथ, ठीक है। ये और फिर उसको R1 में डाल दो, ठीक है। तो R1 a b का मतलब है जो पहला होगा वो तो होगा आउटपुट वाला, कहाँ पे आउटपुट मतलब कहाँ पे आउटपुट स्टोर करना है, और जो बाकी दो होंगे वो मेरे ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अब इसके बाद देखो जैसे a प्लस बी था पहला, इसके बाद c प्लस डी करना है। तो कैसे लिखेंगे, R2, देखो R1 तो हमने पहले वाले के लिए यूज कर लिया, तो इसको हम R2 इसके लिए R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो R2 ले लिया। इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो, R3 R4 कुछ भी ले लो, बस ओवरराइट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने इसमें भी R1 ले लिया इसमें भी R1 तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो R2 मतलब हमें C प्लस डी करना है, तो R2 C D ये देंगे। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि M जो भी C पर है, जो भी एड्रेस C में है उस जगह पे जो भी स्टोर है वो, और जो भी D पर स्टोर है वो, उन दोनों को ऐड करो और R2 में स्टोर कर दो, ठीक है। इससे ये हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी मेरा ये था और जो भी मेरा ये था इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट मेरा कहाँ पे स्टोर था, R1 में, और इतना पार्ट मेरा कहाँ पे स्टोर था, R2 में। तो R1 और R2 में जो भी था उसको मल्टीप्लाई करके X में स्टोर कर दो, ठीक है। R1 और R2 पे जो भी था उसको मल्टीप्लाई करके X में स्टोर कर दो, तो इससे ये हो जाएगा। तो ये 3 एड्रेस हुआ, देखो इसमें भी 3 एड्रेस यूज हुए हैं, इसमें भी 3 एड्रेस यूज हुए हैं, और इसमें भी 3 एड्रेस यूज हुए हैं। अच्छा ये लास्ट वाला बता दें, MUL ये हाँ, X इसमें ये था, R1 R2 तो समझ गए थे। देखो इसमें तो इसको तो हमने R1 में स्टोर कर लिया, इसको हमने R2 में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट मेरा R1 और R2 में है। अब मेरे को इन दोनों को जो रिजल्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो R1 में जो है और R2 में जो है उसको मल्टीप्लाई करो और X पे स्टोर कर, X एड्रेस पे स्टोर कर दो, ठीक है। तो MUL X R1 R2, तो देखो R1 R2 पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो और X पे स्टोर कर दो, इससे ये होगा, ठीक है। मतलब इससे ये होगा, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि मैं इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखो जैसे मेरे को ये पूरा लिख करना था, ठीक है। तो इसको पूरे को करने के लिए मेरे को सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़े, ठीक है। तो रिजल्ट्स इन शॉर्ट प्रोग्राम्स, तो 3 लिखने पड़े तो छोटा हुआ ना प्रोग्राम। देखो जैसे 2 एड्रेस लिखना है तो इसमें देखो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़े, लेकिन इसमें छोटा हुआ, तो ये रिजल्ट्स इन शॉर्ट प्रोग्राम, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन लंबा होगा, ठीक है। समझ में आ गई ये 2 पॉइंट्स, रिजल्ट्स इन शॉर्ट प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस बिकम्स लॉन्ग। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक ही में मैं 3 लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम तो पूरा मतलब ये प्रोग्राम तो छोटा हो जाएगा, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन मेरा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं 3 एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। अब 2 एड्रेस की बात करते हैं, इसी वाले ऑपरेशन को मेरे को करना है, ठीक है। अब तो इसको करने के लिए जो इंडिकेट करा जाए वो साथ कीजिए। तो देखो कि 2 एड्रेस में क्या है, यही ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो मैं मूव करूंगा, ठीक है। मूव क्या किया है मैंने, जो भी A में है उसको R1 में मूव करो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि जो भी A में है उसको R1 रजिस्टर में मूव कर दिया। फिर ऐड करो R1 और B, इसका मतलब ये कि R1 में क्या था, मेरा A था, ठीक है। तो MA को ऐड करो, MA मतलब R1 में चला गया था वो, तो R1 को ऐड करो MB से। MB मतलब जो मेरे को दूसरा ऑपरेंड है मेरा B है ना, देखो A तो मैंने कर लिया R1 में, ठीक है। A मेरा आ गया R1 में, और मैं अब क्या करूंगा कि R1 में जो है उसको MB से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा A प्लस B हो गया, और इसको मैं वापस स्टोर कर लूंगा R1 में। तो देखो ये जो मेरा पहला ऑपरेंड है ना,
ये एक ऑपरेंड की तरह भी काम कर सकता है और यही मेरा आउटपुट स्टोर करने के भी काम आ सकता है। देखो जैसे इसमें R1 जो है वो एक ऑपरेंड में भी यूज हो रहा है और उसको हम वापस आउटपुट के लिए भी यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज एक और बताना, ये ए को पहले हमने R1 में मूव करा, हाँ, MOV। R1 में इसीलिए मूव इसीलिए किया देखो कि हम इन सब के लिए रजिस्टर्स यूज करते हैं, है ना। देखो मैं यहाँ पे देखो रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बस एंड रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूज करते हैं। ये जो देखो ये जो M और MA MB और ये MC जो भी है ना, ये MA और ये MX वगैरह जो भी है, ये सब जो है ये हम रैम के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी कुछ है सीन हाँ, की, मतलब ऐसे ही हाँ है ये? ये होता है कि ABCDX ये एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस है, देखो ये मैंने बताया था ना कि इसमें हम एड्रेस देते हैं, तो R1 A और B, तो R1 तो डायरेक्ट रजिस्टर होता है, R1 अगर हमने लिखा है तो वो एड्रेस नहीं है, वो डायरेक्ट R1 की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन जो A और B है ये एड्रेस है, और ये किसके किसके अंदर के एड्रेस है, रैम के अंदर के एड्रेस, मेमोरी के अंदर के एड्रेस। तो इससे क्या होता है कि जब मैं एड R1 A B लिख रहा हूं तो मैं M ऑफ A का मतलब है जो भी एड्रेस A है उस मेमोरी पे जाके जो वहां पे स्टोर है वो वैल्यू उठा के लेके आओ, ठीक है। समझ तो गया। हाँ। A एड्रेस देने का मतलब है कि जो भी A एड्रेस पे लिखा हुआ है उसको उठा के लाओ, वो MA है, ठीक है। B एड्रेस पे जो भी लिखा हुआ है उसको उठा के लाओ, वो MB है। अब उन दोनों को ऐड करो और R1 रजिस्टर में स्टोर कर दो। देखो तो हम जब भी यूज करते, मतलब जब भी मैं अपने प्रोसेस के बीच में स्टोर करने के लिए यूज करूंगा तो मैं किनको यूज करूंगा, रजिस्टर्स को। देखो कि यहाँ पे मैंने स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स को यूज किया है R1 R2, लेकिन जब मैं लास्ट में आउटपुट अपने स्टोर करूंगा, जैसे यहाँ पे X में स्टोर करना था, तो ये X जो है ये खुद एक एड्रेस है, ठीक है। तो लास्ट में मैं मेमोरी को यूज करूंगा, समझ रहे हो, समझ में नहीं आया? आ गया। देखो दोबारा बताता हूँ कि देखो सीपीयू बहुत फास्ट होता है, ठीक है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है, रैम स्लो होती है। तो इसके लिए हमने क्या जोड़ा था, सीपीयू में रजिस्टर्स जोड़े थे, ठीक है ना। क्योंकि रैम बहुत स्लो होती है और सीपीयू फास्ट होता है, तो इसीलिए हमने रजिस्टर जोड़ा था ताकि हम फ्रीक्वेंटली रजिस्टर्स को यूज कर सकें, ठीक है। अब देखो मैंने ए की वैल्यू उठा ली मेमोरी से, बी की वैल्यू उठा ली। अब मेरे को इन दोनों को कहीं पे टेम्परेरीली स्टोर करना है, तो अगर मैं रैम में स्टोर करूंगा तो देखो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, उसमें टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो। कि अगर मैंने अगर मेरे को MA और MB को स्टोर करना है, MA और MB को मेरे को टेम्परेरीली स्टोर करना है, ठीक है। तो टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए मैं बार बार रैम के पास जाऊंगा, तो बार बार रैम के पास जाने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सीपीयू आइडल रहेगा बहुत ज्यादा साइकिल्स के लिए। तो इसके इसी वजह से मैं टेम्परेरीली स्टोर करता हूँ रजिस्टर्स में, क्योंकि रजिस्टर्स फास्ट होते हैं तो मैं डायरेक्टली उसको जल्दी से उसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो देखो टेम्परेरीली तो मैंने रजिस्टर्स को यूज किया है, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्योंकि मेरे को उसको रैम में स्टोर करना है, इसीलिए मैं लास्ट में रैम यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि रजिस्टर्स में डेटा नहीं रह सकता, वो चला जाएगा, ज्यादा देर नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब मेरे को लास्ट में स्टोर करना है तो मैं मेमोरी लास्ट में यूज कर रहा हूँ, नहीं तो बीच में मैं हमेशा रजिस्टर्स यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बीच में भी रैम को यूज करूंगा तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए मैं बीच में रजिस्टर्स यूज करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो अब क्योंकि हम टू एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम टू एड्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं हर इंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ 2 ही एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, अगर मैंने लिखा ऐड A, B, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि MA और MB को स्टोर करो, मतलब ऐड करो, MA और MB को ऐड करो और उसको कहाँ पे स्टोर करो, जो पहले वाला होता है उसी में स्टोर करो, मतलब MA में स्टोर करो। अब देखो ये टेम्परेरी है, ठीक है, ये मतलब मैंने इनको ऐड करके स्टोर किया है, ये टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करनी है मेरे को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रैम में स्टोर करूंगा तो यहाँ पे तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो, है ना। समझ गया, तो हमने रजिस्टर दे दिया इसकी जगह पे। इसीलिए हमने MAB लिखने के बजाय हमने क्या किया, सबसे पहले तो A को रजिस्टर R1 में स्टोर कराया, फिर मैंने बाद में लिखा ऐड R1B। तो इससे क्या हुआ कि R1 में क्या था, R1 में तो MA आ चुका था, ठीक है, उसमें मैंने MB को ऐड कर दिया और वापस मैंने R1 में स्टोर करा लिया। तो इससे क्या हुआ कि देखो रैम को मेरे को दोबारा एक्सेस नहीं करना पड़ा ना, मैंने R1 में स्टोर करा लिया। क्योंकि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैं तीसरा नहीं लिख सकता ना,
3 तो मैं इसमें लिख सकता था, तो इसमें मैंने क्या किया, ए बी और रजिस्टर में स्टोर कर दो, लेकिन यहाँ पे तो मैं 2 ही दे सकता हूँ ना, तो जो मेरा पहला है उसी को मेरे को आउटपुट की तरह भी यूज करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया ना कि हमने क्या किया है कि पहले तो मैंने ए को R1 में ले लिया, फिर मैंने R1 को ऐड किया m ऑफ b में, और फिर मैंने वापस उसको R1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो मेरा इतना काम हो गया R1 में। ठीक है, अब मेरे को ये करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले C को R2 में मूव करो। ठीक है, C को R2 में मूव करो, फिर R2 प्लस MD करो, और फिर उसको वापस R2 में स्टोर कर लो। तो देखो मेरा इतना आंसर मेरा स्टोर हो गया R2 में। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है कि मल्टीप्लाई R1 R2, तो इससे क्या होगा कि R1 में जो है उसको मल्टीप्लाई करो R2 से, और उसको R1 में स्टोर कर लो। ठीक है, तो इतना काम मेरा हो गया। फिर लास्ट में क्या करना है कि जो भी मेरी लास्ट में वैल्यू आई है R1 में, उसको मेरे को स्टोर करना है x में। देखो x इक्वल्स टू लिखा है ना, अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू नहीं लिखा होता तो फिर मैं इतना करके छोड़ देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ये भी लिखा है x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू का मतलब है कि जो भी आपका आंसर आया है उसको x एड्रेस पे स्टोर करो। तो देखो मेरे को लास्ट में ये भी करना पड़ेगा कि मूव R1 में जो भी है उसको x में मूव कर दो, तो R1 में जो भी है उसको x एड्रेस पे यानी mx में स्टोर कर दो। ठीक है, समझ में आ गया 2 एड्रेस? हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं 1 और 0 पे। ठीक है, 1 और 0 भी सेम है। देखो 1 जो हमने पहले 3 और 2 पढ़ा वो हम GRO में यूज करते हैं। ठीक है, ये जो 1 है ये हम यूज करते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर, और ये 0 हम यूज करते हैं SO में, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो देखो सिंगल एक्यूमुलेटर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक AC मतलब AC नाम का रजिस्टर होता है। ठीक है, और इस AC में हम अल्टीमेटली सब कुछ कंप्यूटेशन जो हम करते हैं वो इस AC में करते हैं। ठीक है, कैसे बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास AC रजिस्टर है। ठीक है, बस ये याद रखो कि मेरे पास एक रजिस्टर है जिसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, AC RAM का एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे को यही ऑपरेशन करना है वापस से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A प्लस B करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने A को लोड किया। ठीक है, लोड A, तो लोड A से क्या होगा, जो भी MA पे है उसको एक्यूमुलेटर में लाओ, तो इसमें क्या आ जाएगा, MA आ जाएगा। ठीक है, मतलब A आ जाएगा, एक तरह से A ही लिख देता हूं मैं, लेकिन समझ जाना कि अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने A को लोड कर लिया। ठीक है, इसके बाद B को ऐड करना है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ऐड B। तो जब मैं ऐड B लिखूंगा ना, देखो 1 एड्रेस है, इसका मतलब मैं एक ही एड्रेस दे सकता हूँ, तो मैंने ऐड के साथ सिर्फ एक एड्रेस दिया है B। ठीक है, तो ऐड B का क्या मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटर में पहले से पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा है उसके साथ इसको B को ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है, पहले से क्या पड़ा हुआ था, ए पड़ा हुआ था, तो उसमें अब बी को ऐड कर दो। तो देखो एक्यूमुलेटर में a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब स्टोर इन टी का मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसको टी में स्टोर कर लो। ठीक है, टी तो मतलब जो भी इसमें पड़ा हुआ था a प्लस बी में जो भी था उसको मैंने m ऑफ टी में स्टोर कर लिया। ठीक है, हाँ देखो तो यहाँ पे मतलब अब इसमें सबसे पहले एक्यूमुलेटर में हम स्टोर करते हैं कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में, और हाँ फिर धीरे धीरे रजिस्टर्स में पहुंचाते जाते हैं, कुछ जैसा ऐसा ही हाँ, है अब क्या? देखो जीआरओ में तो हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें टेम्परेरीली यूज के लिए रजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हम सिर्फ एक रजिस्टर यूज कर रहे हैं, एसी रजिस्टर, इसीलिए मैं टेम्परेरीली यूज के लिए रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो मेरे को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए मैंने रैम यूज करी है। समझ गए, यहाँ पे मेरे को रैम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही रजिस्टर है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर नहीं है। जीआरओ में मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स है। जीआरओ का नाम ही जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जनरल यूज के लिए रजिस्टर्स थे। यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर्स नहीं है जनरल यूज के लिए इतने सारे, तो मैं डायरेक्ट रैम को यूज करूंगा स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली भी। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें टाइम नहीं लगेगा दादा? टाइम लगेगा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास है ही नहीं रजिस्टर्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक। अब देखो, तो मेरे पास जो भी a प्लस बी की वैल्यू थी वो मैंने एक जगह स्टोर कर ली। ठीक है, तो मेरा एक्यूमुलेटर खाली हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मेरे को c प्लस डी वाला करना है, तो मैंने c को लोड कर लिया, तो लोड c, तो इसमें क्या आ गया c। अब मैंने फिर क्या किया, अब मेरे को c प्लस डी करना है, तो जो भी एक्यूमुलेटर में है उसमें d ऐड कर दो, तो ऐड d, तो इसमें d ऐड हो जाएगा, c प्लस डी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ गई। अब क्या करना है, अब मेरे को ये पता लग गया और ये एक्यूमुलेटर में है और ये एम्प्टी पे है। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी उसमें पहले से पड़ा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करना है मेरे को
टी में जो मैंने डाला था उसको, तो टी में मैंने क्या डाला था, टी में मैंने a प्लस बी तो डाला था, तो a प्लस बी को ही तो मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई टी का मतलब है कि जो ac में पहले से पड़ा हुआ है, ac में पहले से क्या पड़ा हुआ है, c प्लस डी, ठीक है। तो c प्लस डी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एम टी से, तो एम टी में क्या था, a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में इस समय क्या पड़ा हुआ होगा, एक्यूमुलेटर में इस समय देखो ये पड़ा हुआ होगा c पूरा, plus d into t। ये पूरा हाँ। ये पूरा पड़ा हुआ होगा ये, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और लास्ट में क्या करना है, मेरे को स्टोर करना है x में, तो स्टोर इन x, तो एक्यूमुलेटर में जो भी है उसको x में स्टोर कर दो। समझ आ गया, वन बिल्कुल। एड्रेस समझ में आ गया। बस ये याद रखना, वन एड्रेस का क्या मतलब है, मैं एक्यूमुलेटर में मतलब एक AC String- यूज करता हूँ, एक रजिस्टर ठीक है यूज बस। करता हूँ, तो मैं जनरल यूज के लिए मेरे को रैम यूज करनी पड़ती है, ठीक है। बस समझ गया। ठीक, अब देखो जीरो एड्रेस में मैं स्टैक यूज करता हूँ। स्टैक याद करो, मैंने बताया था स्टैक, नहीं याद है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। इसमें देखो TOS का मतलब क्या है, कि TOS का मतलब स्टैक ही है, ठीक है, कि मैं स्टैक में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए तुम्हें अगर स्टैक से करना है, तो स्टैक से करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को रिवर्स में करना है, तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू a b प्लस, b प्लस ठीक है, c d प्लस और मल्टीप्लाई, ये होगा, ठीक है, ये होगा रिवर्स नोटेशन। तो सबसे पहले क्या है, देखो a आया, सबसे पहले a आया, तो a को पुश करो, पुश a, ठीक है, तो TOS में a आ जाएगा। फिर क्या आया, b आया, a के बाद b आया, तो ये पुश तो b, 1 पे आएगी ना, क्या, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 कुछ ऐसा वो होता जो था, हम वन नंबरिंग में ऊपर थे करते थे, साइड में। हाँ वो जो हम वन में स्टार्ट करते थे, वो कहाँ पे था, वो था पहली वाली स्लाइड में जो मैंने बताया था, वो था रजिस्टर स्टैक में, ठीक है। वो रजिस्टर स्टैक एक एग्जांपल था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद याद करो, रजिस्टर स्टैक वाली स्लाइड के बाद मैंने एक मेमोरी स्टैक भी बताया था, जो प्रैक्टिकल है। मेमोरी स्टैक में पहले से ही शुरू हो जिसमें जाएगा, ठीक है? 3000 से 4000 की वैल्यूज थी, हाँ ऐसा वाला। वही वाला वो एक्चुअल था, ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले A आया, फिर A के बाद B आया, ठीक है, तो B, इसके तो यार बाद, एक बात और बता दे, हाँ बता, ये मैं समझ में नहीं है कि ये जो लास्ट वैल्यू है, इसके पहले भी एक वैल्यू बची है ना, स्पेस बचा है ना, क्योंकि हम जब लास्ट से पुल करेंगे, पुश करेंगे लास्ट में, तो हाँ, जो सबसे पहले सबसे नीचे ही आएगी ना हमारी वैल्यू। मतलब समझा, अरे मैं भी यार कैसे बताऊं, मतलब ये जो ए है, हाँ ये कौन से पे, 0 पे या 1 पे है? देखो अगर हम रजिस्टर स्टैक की बात करेंगे, तो रजिस्टर स्टैक के केस में तो ये यहीं पे आएगा, ठीक है, पहली वाली पे नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। रजिस्टर स्टैक मतलब पहली वाली स्लाइड में, तब तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम मेमोरी स्टैक की बात करेंगे, तो वो शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आखिरी में जब हम मतलब पुश करेंगे, जब मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 63 तक गया है इसमें भी, ठीक हाँ है, तो हम 63 पे पहुंच के हम जब पुश करेंगे इसे, तो ये जाएगा ही नहीं कहीं पे, मतलब तब नहीं, रजिस्टर में होता ना, तब नहीं जाएगा, 0 पे आ तब नहीं, जाएगा। देखो तब हम क्या करते थे, रजिस्टर स्टैक में यहाँ से स्टार्ट करते थे, A B C D और E, और फिर वापस E के बाद क्योंकि ये खाली है तो हमें वापस यहाँ पे आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती थी कि आप इसके बाद जो खाली है वो नीचे है, तो आप नीचे वापस आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, A B C D E F, तो मेरे को इसके ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है, इसके बाद मैं कहीं जाऊं, भर गया, अब कहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद पुश नहीं कर पाऊंगा, ठीक। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ के बाद यहाँ आ जाऊंगा, और फिर मैं इसके बाद पुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब ये दोबारा अब भी भर गया ये, ठीक है। तो दोनों केस में मैं उतने ही एलिमेंट्स कर पाऊंगा जितने मेरे पास है अवेलेबल, ठीक है। ठीक, तो देखो अभी हम ये कर रहे थे कि इसको स्टैक से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अरे यार पूरा ही मिट गया। तो इसको करने के लिए देखो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या आया मेरे पास, A आया, ठीक है। देखो मैंने रिवर्स पॉलिश में कर लिया, और मेरे पास सबसे पहले A आया तो मैंने A डाल दिया, फिर मेरे पास B आया तो मैंने B डाल दिया। इसके बाद क्या, देखो प्लस आया है, तो मैंने क्या बोला, ऐड, ठीक है, प्लस आया था ना तो ऐड, ठीक। तो जो भी इसमें पड़ा हुआ है 2, उनको ऐड कर देगा ये, ठीक है। तो उनको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा A प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। यस। मेरे स्टैक में ये हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, C आया, तो पुश C आ गया।
फिर डी आया तो वही पुश सी प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस आया, ऐड आया, ठीक है, प्लस आया, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा। अबे कल ये आएंगे मतलब इससे हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आ सकते हैं कि लिखो कि तुम मेरे पास इंस्ट्रक्शन ये है, तो ये 3 नंबर में आ सकता है, लास्ट में 11 क्वेश्चन जो होता है ना उनमें आ सकता है कि मेरे पास ये ऑपरेशन है और इसके लिए 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस लिखो, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस लिखो, या फिर 3 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस लिखो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अबे तो बता तो रहा हूँ, बहुत सिंपल है यार, सुनते जाओ बस, कहानी सी है एकदम, और तुम मतलब आराम से कर लोगे यार, जो भी आएगा एकदम आराम से कर लोगे। बस ये चीज याद रखो कैसे किया और किसमें क्या चीज थी, और एक बार चाहो तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो कि सी प्लस डी आया, उसको मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया। अब लास्ट में देखो क्या आया मेरे पास, मल्टीप्लाई आया, ठीक है, मल्टीप्लाई आया। तो मल्टीप्लाई से क्या होगा कि जो भी इसमें सी प्लस डी था और इसमें ए प्लस बी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में जब मेरा रिजल्ट आ गया, तो मेरा रिजल्ट देखो इसमें आ जाएगा, लास्ट में इसमें मेरा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को फिर बाद में उसको देखो एक्स में स्टोर करना है, तो पॉप कर दूंगा मैं लास्ट में, एक्स में पॉप कर दूंगा, तो जो भी मेरे पास स्टैक में है वो मेरा एम एक्स पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया जीरो एड्रेस से कैसे? पॉप से क्या होता था? पॉप से ये कि स्टैक से बाहर आ जाएगा, पुश से स्टैक में जाता है और पॉप से स्टैक से बाहर आ जाता है, तो अच्छा ठीक है, ठीक है। और स्टैक से बाहर आके वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा एमएक्स पे, ठीक। अब देखो ठीक। इसमें और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन छोटा हो जाएगा लेकिन ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लेगा, ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये केवल जीआरएम में ही होता है ना, ए बी प्लस जैसे इसमें था सी डी प्लस। देखो मैं बताता हूँ, ये जो था ये 3 एड्रेस और 2 एड्रेस ये जीआरओ में यूज होता है, ठीक है। ठीक है। और ये जो 1 एड्रेस है, ये 1 एड्रेस एक्यूमुलेटर में यूज होता है, सिंगल एक्यूमुलेटर में, और ये 0 एड्रेस स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ लिख लिया। आगे बढ़ता हूँ, देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट बाय यूजिंग 3 2 1 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब मेरे पास देखो ये ऑपरेशन है, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को मेरे को लिखना है 3 एड्रेस से, 2 एड्रेस से, 1 एड्रेस से और 0 एड्रेस से, ठीक है। तो मैं ये पीपीटी भेज दूंगा, तो तुम देख लेना, और तुम्हें कहीं पे भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखो 3 एड्रेस के लिए क्या है कि जो भी तुम्हें पहले करना है, पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा है, ये वाला है, तो सी प्लस डी करना है सबसे पहले, तो सी प्लस डी करना है, तो 3 एड्रेस में क्या करूंगा मैं, 3 एड्रेस में लिखूंगा ऐड, और मेरे को साथ में 3 एड्रेस देने होंगे। तो पहला देखो, पहला तो मेरे को कहाँ पे स्टोर कराना है, तो टेम्परेरीली है, जीआरओ की बात चल रही है, तो R1 में स्टोर करा लो, और सी और डी को करना है, तो मेरा पहला क्या होगा, ऐड R1 CD, देखो पहला ऐड R1 CD, ठीक है। अब यही बात अगर हम करते 2 एड्रेस की, ठीक है, तो 2 एड्रेस में क्या होता है कि मैं 2 ही एड्रेस लिख सकता हूँ, तो 2 एड्रेस में सबसे पहले मेरे को इसको रजिस्टर में मूव कराना पड़ेगा, फिर रजिस्टर में इसकी वैल्यू ऐड करके वापस रजिस्टर में स्टोर करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मूव R1 में C को मूव करो, ठीक है, फिर ऐड क्या करो, R1 को ऐड करो D के साथ और वापस R1 में स्टोर कर दो। तो देखो मूव और ऐड, ठीक है, इससे ये हो जाएगा। इसके बाद 1 एड्रेस की बात करूं, तो 1 एड्रेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम 1 एड्रेस में हम एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, तो सबसे पहले मेरे को जो भी वैल्यू करनी है उसको मेरे को पहले लोड करना पड़ेगा, तो सी को लोड किया, फिर जो भी एक्यूमुलेटर में है उसमें डी ऐड कर दो, तो प्लस डी, तो देखो, और फिर इसको मेरे को टेम्परेरीली स्टोर भी कराना पड़ेगा, तो मेरे को मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, तो स्टोर T1 भी कर दूंगा, ठीक है। अब यही अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम रिवर्स पॉलिश में कन्वर्ट करते हैं, तो रिवर्स पॉलिश में सबसे पहले ए बी माइनस आएगा, तो यहाँ इसकी स्टार्टिंग ए बी से होगी, ए बी, क्योंकि सबसे पहले ए बी आएगा रिवर्स पॉलिश में, ठीक है। सी डी की बात करूं, अगर इसकी बात की जाए तो देखो ये आएगा पुश सी, पुश डी और ऐड, तो इतना काम हुआ 0 वाले से, समझ गए? हाँ वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो ज्यादा गई, ही बड़ा है।